फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के साथ जो आर्टिकल्स डील करते हैं वो डील करते हैं 12 से लेके 35 तक, और ये पाए जाते हैं पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इसकी जो इंस्पिरेशन है वो ली गई है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आर्टिकल 12 से बात स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 12 जो है वो डेफिनेशन बताता है स्टेट की। तो आप ये जो स्टैंडर्ड बुक है यूपीएससी के लिए लक्ष्मीकांत, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी एंटिटी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती है। वो याद रखने वाली चीज़ है, इसलिए ज़्यादा उस पर हम बात नहीं करते। तो समझने वाली बात स्टार्ट होती है आर्टिकल नंबर 13 से। तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ अगर वो इनकंसिस्टेंट होता है फंडामेंटल राइट्स से तो उसको वाइड करार दे दिया जाएगा। तो मतलब अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स, कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो क्या हो जाएगा, वाइड। और एक और आर्टिकल नंबर 13 ये भी कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होती है वो एक लॉ नहीं होती। तो क्योंकि ये लॉ नहीं होती तो इसलिए इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये लॉ ही नहीं है। तो अगर लॉ होगा तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो वो चैलेंज किया जा सकता है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ ही नहीं है, इसलिए इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मगर सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है अगर वो फंडामेंटल राइट्स की क्या करती है, वायलेशन करती है, और उन फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करती है जो के पार्ट है किस चीज़ के, बेसिक स्ट्रक्चर के, तो उनको जो है फिर वो चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो बेसिक इंस्पिरेशन है, जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर है, अगर उसमें अगर फंडामेंटल राइट्स पे फ़र्क पड़ता है, जो फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो उसको फिर चैलेंज किया जा सकता है। तो फिर सबसे पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब हुआ? इक्वालिटी बिफोर का लॉ का ये मतलब हुआ कि हर इंसान जो है वो लॉ के सामने बराबर है, चाहे छोटा बड़ा अमीर गरीब, किसी भी कास्ट कलर क्रीड से रखने वाला, वो लॉ के सामने एकदम बराबर है। और दूसरा हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हो गया कि अंडर सिमिलर कंडीशंस, मतलब जब किसी की कंडीशंस सिमिलर हैं या अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस सेम ट्रीटमेंट सबको मिलनी चाहिए जिनकी कंडीशंस सिमिलर है। तो उस तरीके से ये है कि मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, सब जो है लॉ के सामने एकदम बराबर है। मगर इसकी बहुत सारी एक्सेप्शंस भी हैं। क्या है? एक्सेप्शंस भी हैं। अब एक्सेप्शंस क्या है? सबसे पहली एक्सेप्शन तो ये है कि जो प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर है स्टेट का, उसको कुछ इम्यूनिटीज़ मिलती हैं। क्या इम्यूनिटीज़ मिलती हैं? कि वो जब अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ड्यूरिंग ऑफिस, तब क्या है कि तब उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। ठीक है। उसके बाद क्या है कि कोई भी उनकी अरेस्ट भी जो है नहीं की जा सकती जब तक कि वो ऑफिस में हैं। उसके बाद ये है कि इवन सिविल प्रोसीडिंग भी जो है उनके खिलाफ नहीं की जा सकती। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, आपके दिमाग में आया कि ये सिविल और क्रिमिनल वर्ल्ड में फ़र्क क्या है? मतलब अगर आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ, अगर नहीं भी हुआ तो चलो मैं पैदा कर देता हूँ कि ये सिविल और क्रिमिनल चीज़ें क्या होती हैं, मतलब किस चीज़ को आप कहोगे कि ये क्रिमिनल एक्ट था या फिर ये सिविल मैटर था, या सिविल लॉ इस पर लगेगा या क्रिमिनल लॉ लगेगा। तो जो सीरियस क्राइम होते हैं वो आते हैं क्रिमिनल के अंदर, और जो नॉर्मल होते हैं जैसे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया जिसमें आप कंपनसेशन देनी होती है, या डाइवोर्स का इशू हो गया, या चाइल्ड कौन अडॉप्ट कर, मतलब पेरेंट और बच्चे का अगर पेरेंट्स और का आपस में कन्फ्लिक्ट है तो बच्चा किसके पास जाएगा, तो वो हो गए सिविल मैटर्स। मगर जैसे मर्डर हो गया, रॉबरी हो गई, तो ये जो सीरियस क्राइम, किसी को हरासमेंट करना हो गया, तो ये आते हैं क्रिमिनल। तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी नहीं होगी और कोई सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं होगी। मगर सिविल प्रोसीडिंग का ये है कि सिविल प्रोसीडिंग नहीं होगी, मगर अगर क्या है कि आप 2 महीने का सिविल प्रोसीडिंग अगर करनी भी है तो 2 महीने का एक एडवांस नोटिस जो है 2 महीने पहले देना पड़ेगा। और
जब वो नोटिस डिलीवर हो जाएगा तो जब वो 2 महीने हो जाएंगे, उस 2 महीने के बाद फिर सिविल प्रोसीडिंग की जा सकती है। क्रिमिनल तो बिल्कुल नहीं की जा सकती, मगर सिविल प्रोसीडिंग 2 मंथ के नोटिस के पीरियड का ख़त्म होने के बाद प्रेसिडेंट के खिलाफ की जा सकती है और गवर्नर के खिलाफ भी की जा सकती है। ठीक है, अब क्या है कि अब एक और इसका प्रोविज़न है जो प्रेस की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। वो ये कहता है कि कोई भी किसी भी प्रोसीडिंग की, जैसे कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग है न्यूज़पेपर के ख़िलाफ़ या टेलीविज़न के ख़िलाफ़ जो कि उसने ट्रू रिपोर्ट पेश की है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। और ट्रू रिपोर्ट किसके बारे में, कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग जो हुई वो कैसे हुई, अगर उसकी ट्रू रिपोर्ट अगर किसी भी न्यूज़ पेपर ने या टीवी ने या रेडियो ने में की गई है, तो उस प्रोसीडिंग की टेलीकास्ट के लिए उसके ख़िलाफ़ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं ली जा सकती। तो इससे क्या मिलती है, प्रेस को मिलती है फ्रीडम, ताकि वो खुल के जो भी वहाँ पे हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर उसको अच्छे से रिपोर्ट कर सकती है बिना किसी दबाव के। और ये प्रेस की फ्रीडम को जो दिया गया है, ये कहाँ दिया गया है, आर्टिकल नंबर 361A के अंदर, कि प्रेस जो है ये जो है इससे एक्सेप्शन है वो इसके अंदर आ गया। दूसरी एक और एक्सेप्शन भी क्या है कि जो पार्लियामेंट के अंदर कोई भी जो मेंबर है अगर वो कुछ भी कहता है या फिर किसी को भी वोट देता है तो उसके खिलाफ भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी तरीके से। ठीक है, अब क्या है, तो पार्लियामेंट के अंदर वो आज़ादी है। क्यों आज़ादी है, क्योंकि अगर वो वोट लेके वहाँ पे पार्लियामेंट में कोई पहुँचा है तो वो उसको अपने इश्यूज़ उठाने हैं, तो आप तो इशू उठाने का उसको पूरा हक है। अगर उसको ऐसे ही हम रोक देंगे या उसके खिलाफ प्रोसीडिंग कर देंगे तो फिर वो पार्लियामेंट में भी बोलने से डरेंगे। तो इसलिए उनको आज़ादी है कि वो कुछ भी अगर वहाँ पे कहते हैं या कोई भी वोट करते हैं तो उनको वहाँ पे कुछ भी उसके खिलाफ कोई कमेटी या कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसी तरीके से अगर स्टेट के लेजिस्लेचर के अंदर भी ऐसा कुछ होता है तो उनके खिलाफ भी कोई ऐसा कार्रवाई नहीं होगी। और एक और एक्सेप्शन है कि अगर 31C आर्टिकल के तहत कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना है तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आर्टिकल 39 की क्लास B और क्लास C के अंदर हैं, तो उनको भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल नंबर 14 को वायलेट करते हैं। तो इसका ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर 31 आर्टिकल आता है अंदर तो इसका मतलब है आर्टिकल 14 जो है वो चला जाता है। तो मतलब 31C जब आर्टिकल आएगा तो उस वक़्त ये जो आर्टिकल नंबर 14 है वो बाहर चला जाएगा, तब वो काम नहीं करेगा। इसके अलावा और क्या है जो इसकी एक्सेप्शन है, वो ये है कि कोई भी जो फॉरेन रूलर्स हैं या एम्बेसडर्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं तो उनको खिलाफ कोई भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ भी नहीं होगी। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एजेंसीज़ जो हैं उनको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ से उनको भी एक्सेप्शन है। तो उस तरीके से हमने ये देखा कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं और इस लॉ का मतलब क्या है। तो बाकी ये है कि ये सारे का सारा डाटा आपको लक्ष्मीकांत के अंदर मिल जाएगा। मेरा पर्पज़ यही है कि उसको आसान ल्यूसिड लैंग्वेज में समझा दिया जाए, ताकि अब जब जाके आप वो बुक पढ़ोगे, वही पेज पढ़ोगे, तो आपको वो चीज़ें रिटेन करने में आसानी होगी, क्योंकि एक स्टोरी जो है आपके दिमाग में कॉमन लैंग्वेज में आपके दिमाग में चली जाएगी और आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। बाकी मैं कहूँ कि मैं नोट्स बना के करूँ, मतलब बुक्स के ऊपर से फिर नोट्स बना के, नोट्स के ऊपर से नोट्स बना के, मतलब उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। जबकि बुक में ये सारा कुछ है, मतलब जहाँ पे एक अंडरलाइन करके काम चल जाता है तो वहाँ पे एक अलग से नोटबुक बना के उस पर लिखने की क्या ज़रूरत है। मतलब मेरा तो ये मानना है, बाकी आपको जो सही लगे। तो बाकी ये है कि अगर समझ आता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं इस कंटेंट को। और A to Z फॉर IAS के साथ अगर आप जुड़े रहते हैं तो ऐसे ही और भी वीडियोस जो हैं वो आती रहेंगी। अभी तो आर्टिकल 14 तक हमने पढ़ा है, तो अब आगे हम आर्टिकल 15 देखेंगे।